वेलकम बैक स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो आज का काम शुरू करते हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर में किया है, हमने किया है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, राइट। अब मेनली उनके बेसिस पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस हमने करने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हमने करने हैं इस क्लास में। हम मेन क्वेश्चंस कवर करेंगे इस टॉपिक के। ठीक है, न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस वगैरह। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव डिस्कस्ड इट नंबर ऑफ टाइम्स। विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर? स्टील और रबर में से दोनों में से ज्यादा इलास्टिक कौन है? ठीक है, तो एक डेफिनेशन के हिसाब से हम कर चुके हैं। हम लिखते थे जिसमें इलास्टिसिटी क्या होती है, जिसमें वो अपोज करता है any change, oppose any change in its shape। ठीक है, in its shape। तो आपको पता है स्टील जो है वो ज्यादा अपोज करता है एज कंपेयर टू रबर। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हो गया स्टील जो है दैट इज मोर इलास्टिक देन रबर। अगर आप इलास्टिसिटी की दूसरी डेफिनेशन यूज करो, दिस वाज द डेफिनेशन नंबर 1। अगर आप दूसरी डेफिनेशन यूज करो जिसमें हम बोलते हैं कैपेसिटी टू रीस्टोर, राइट। लेकिन उसमें भी एक वर्ड होता है विद इन, वर्ड इज रीस्टोर विद इन इलास्टिक लिमिट्स, विद इन इलास्टिक लिमिट्स। तो अगर आप इस डेफिनेशन के साथ देखो तब भी क्या होगा, तब भी स्टील जो है विद इन इलास्टिक लिमिट्स ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, कॉन्फ़िगरेशन को, शेप को रिस्टोर कर लेता है। लेकिन रबर जो है उसकी इलास्टिक लिमिट्स बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरेटिवली, स्टील के कंपैरेटिवली वो इतना अच्छा रिस्टोर नहीं करता है। ये कहो कि स्टील जो है वो विद इन इलास्टिक लिमिट्स वो भी बहुत अच्छा रिस्टोर करता है। ठीक है, इसके लिए तीसरा आर्गुमेंट हम लेंगे आज, एक और आर्गुमेंट लेंगे मैथमेटिकल, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस divided by longitudinal strain, right? And normal stress means force, restoring force upon area, or longitudinal strain means change in length upon original length। तो आप देखोगे अगर आप सेम लेंथ का स्टील और रबर दोनों ले लो, सेम लेंथ के ले लो और एरिया भी सेम ले लो, ठीक है, और क्या करो, फोर्स भी दोनों पे सेम लगाओ, सेम स्ट्रेस लगाओ, सेम फोर्स लगाओ, स्टील और रबर दोनों पे। तो हमें जैसा पता है, बेसिक बात है, समझ में भी आती है कि डेल्टा एल चेंज इन लेंथ जो है वो रबर में ज्यादा होगा। डेल्टा एल विल बी मोर फॉर रबर एज कंपेयर टू स्टील, राइट। और अगर ये ज्यादा होगा तो इसका मतलब जो ऊपर है y वो कम होगा, तो y of r will be less than y of s। ठीक हो गया, मींस यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बड़ा है एज कंपेयर टू यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर से। ठीक है, और ये हमें मालूम है कि ज्यादा इलास्टिक कौन होता है, जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बड़ा होता है। दैट मींस स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाता है कई बार, तो हमें पता होना चाहिए और इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, हमारे पास वायर ऑफ लेंथ L, वायर की लेंथ दे दी L, एरिया दे दिया A, ठीक है, इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट। ऐसे एक फिक्स सपोर्ट के साथ एक वायर है, ठीक है,
जिसका एरिया ए है, उसके नीचे एक मास m लगा दिया है। मास m लगाने से उसकी लेंथ थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी और एक्सटेंड होके नई लेंथ मास m लगाने से नई लेंथ जो है उसकी लेट इट बी L1। ठीक हो गया, यहां तक पहुंच गए। आगे देखो, क्वेश्चन में पूछा गया एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस। सिंपल है, कुछ है ही नहीं। देखो क्या करना है, यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन आपको मालूम है। यंग्स मॉडुलस इज गिवन बाय फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू चेंज इन लेंथ, है ना। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स हो जाएगा mg। मास m की वजह से फोर्स लग रहा है ना, तो मास m वाले ब्लॉक का वेट जो है दैट विल बी फोर्स अप्लाइड। लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, l है, राइट। डिवाइड बाय कर दो, डिवाइड बाय में आप देखोगे ए तो ए ही रहेगा, दिया हुआ है। और चेंज इन लेंथ कितना है, नई लेंथ हो गई L1, पुरानी लेंथ थी L, सो दिस इज द चेंज इन लेंथ, दैट्स इट। सो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी क्या दिया हुआ है, टू वायर्स दे दी, टू वायर्स, वायर वन, वायर टू, दोनों में क्या हुआ है, आर ऑफ सेम मटेरियल, वायर्स आर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब होता है यहाँ पे उन दोनों का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर हो गया। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ, एंड हैव सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम का मतलब है V1, वॉल्यूम ऑफ वायर 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर 2, राइट। वॉल्यूम ऑफ वायर 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर 2। ओके, फर्स्ट का एरिया कितना है A, और सेकंड का एरिया कितना है 3A। लेंथ दी नहीं हुई, लेंथ पर नहीं दी हुई तब भी कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं आराम से। लेंथ कैसे होगी देखो, V1 वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ 1 इंटू लेंथ ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 इंटू लेंथ ऑफ 2, राइट। हो गया। अब एक का एरिया कितना है, पहले का एरिया है A, पहले का एरिया A है, और दूसरे का एरिया 3 टाइम्स ऑफ A है। तो आप देखोगे कि अगर आप इसकी लेंथ L मान लो, L मान लो, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ विल बी 3 टाइम्स ऑफ L। वैसे भी हमें पता है, अगर हम कोई चीज लेते हैं, कोई वायर लेते हैं, ऐसे वायर लेते हैं और मान लो उसे खींच खींच के हम लंबा करते हैं, तो जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका एरिया कम होता है ना। तो यहाँ पे भी जिसका एरिया 3A है उसकी लेंथ कम होगी L, और जिसका एरिया A है उसकी लेंथ ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, तो एरिया जितने गुना है उतने ही गुना यहाँ पे लेंथ होगी इसकी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास दोनों लेंथ्स भी आ गई। एक की लेंथ है 3L और दूसरे की लेंथ है वायर 2 की लेंथ है L। ठीक हो गया यहाँ तक, देखो कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल ये चीज, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये हमने कर लिया, ये हमने सीख लिया, वॉल्यूम इक्वल दिया हुआ का हमें फायदा हो गया, राइट। ओके, आगे देखते हैं फिर। आगे क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा L ऑन अप्लाइंग ए फोर्स F। तो हमने F1 कितना लगा दिया, फोर्स पहली पे F लगा दिया, और लेंथ कितना चेंज हुआ, डेल्टा L1 में चेंज कितना हुआ, चेंज हो गया डेल्टा L। अब आपको पूछा गया दूसरा, कितना फोर्स चाहिए, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट, तो आप डेल्टा L2 ले लो। डेल्टा L2 कितना चाहिए हमें, सेम चाहिए जितना हुआ है पहले वाला, और F2 हमें क्या करना है, निकालना है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, यंग्स मॉडुलस को बराबर रखोगे। यंग्स मॉडुलस, पहले का यंग्स मॉडुलस दूसरे के यंग्स मॉडुलस के बराबर है। ठीक है, कर दिया बराबर। होता कितना है, फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, राइट। दूसरे के इक्वल रखो,
फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। यहां तक तो पहुंच ही गए होगे। अब क्या करोगे, जो ऊपर रेशियो वगैरह ये वो सब दिए हुए हैं वो पुट कर दो। F1 कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है। L1 कितना दिया हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ L दिया हुआ है। ओके, A1 कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है। डेल्टा L1 इज डेल्टा L इज इक्वल टू F2 डेल्टा L। L2 कितना है, L है। A2 कितना है, 3 टाइम्स ऑफ A है। और डेल्टा L2 कितना है, डेल्टा L है। तो A डेल्टा L से A डेल्टा L कैंसल, L से L कैंसल, ये 3 वहां पे चला जाएगा। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 9 हो गया तो फिर बस खत्म कहानी। F2 कितना आ गया, इट इज 9 टाइम्स ऑफ F। 9 टाइम्स ऑफ F आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं हुई ऐसी, हमें सिंपल ही चल रहा है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। तो क्या दिया हुआ है, स्टील का यंग्स मॉडुलस इज 2 टाइम्स ऑफ ब्रास का यंग्स मॉडुलस। टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ यानी कि L1 इज इक्वल टू L2 एंड ऑफ सेम एरिया मतलब A1 इज इक्वल टू A2। ठीक है, सिंपल है। वन ऑफ स्टील एंड अनदर ऑफ ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ। दोनों में से एक वायर कौन सी है, स्टील की, दूसरी वायर कौन सी है, ब्रास की। ओके, wires to be at the same level. If we want the lower ends of the wire to be at the same level, this is a very good point, then the weights added to the steel and the brass wires must be in the ratio of। देखो क्या किया है, एक वायर ली, उसे लटका दिया, मान लो वो लेंथ L की थी, यहां तक पहुंच रही थी A पॉइंट तक। A पॉइंट नहीं मानते हम, P पॉइंट मान लेते हैं, P पॉइंट तक। दूसरी वायर जो है वो ब्रास की थी, ब्रास की वायर थी, और वो यहां तक सेम लेंथ पे, यहां तक लेंथ तो बराबर थी, दोनों की लेंथ बराबर ली थी हमने। अब वो इसी पॉइंट तक पहुंच रही थी, P तक। ठीक है, ऊपर से उसी पॉइंट से बांधी हुई थी। उन्होंने बोला वी वांट द लोअर एंड ऑफ द वायर्स टू बी एट द सेम लेवल। उनमें सेम एक्सटेंशन बोल दी इन्होंने। सेम एक्सटेंशन का मतलब अगर ये इसे एक्सटेंड करोगे नीचे तक जाएगा, लेट इट बी पॉइंट Q, लेट इट बी पॉइंट Q। तो दूसरा जो है, दूसरा ये वाला ब्रास वाला, इसको भी वहीं तक एक्सटेंड करना है, सेम लेवल चाहिए ना नीचे वाले। तो यानी कि डेल्टा ऑफ L1 इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ L2। तो ये अब आपको निकालना है कि कितना फोर्स लगाएं जो ये चीज इक्वल हो जाए। सो बेसिकली व्हाट विल यू डू, you will use the relation of y is equal to f l a delta l, राइट। और l सेम है दोनों में, a सेम है दोनों में, डेल्टा l सेम है दोनों में। तो आप लिख सकते हो द रेशियो ऑफ स्टील टू ब्रास, यंग्स मॉडुलस रेशियो इज इक्वल टू फोर्स का रेशियो स्टील टू ब्रास। ठीक हो गया, सिंपल है ना। कितना रेशियो दिया हुआ है, स्टील अपॉन ब्रास। आपको किसका पूछा है, स्टील एंड ब्रास वायर्स बी इन द रेशियो, स्टील और ब्रास का पूछा ना, तो उसका रेशियो दिया हुआ है। ये देखो यहां से स्टील अपॉन ब्रास करोगे तो इट विल बी कम आउट टू बी 2/1। तो यहाँ पे भी फोर्स भी सेम रेशियो में है, सो 2/1 आंसर आ जाएगा। दैट इज कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी हो गया। सिंपल था, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी सिंपल है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट पे है। देखो बेटा क्या करना है, यहाँ पे आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, रेशियो ऑफ डायामीटर्स लेंथ एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर्स। तो अगर आप रेशियो ऑफ डायामीटर ऑफ स्टील अपॉन डायामीटर ऑफ कॉपर लो, दैट इज गिवन टू बी P। दूसरा,
अगर आप लेंथ ऑफ स्टील बाय लेंथ ऑफ कॉपर वायर लो, दैट इज गिवन टू बी Q, सॉरी। और क्या दिया हुआ है? यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर दिया हुआ है S, ठीक है। corresponding ratio of increasing their length would be, मासेस लगा दिए हैं यहाँ पे, देखो ये 2m लटका हुआ है, यहाँ पे 5m इसके साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप फोर्सेस निकालो यहाँ से अगर आप फोर्सेस निकालो तो इस पे कितना भार है, स्टील पे टोटल कितना भार है, 2m तो है ही है, प्लस नीचे वाला 5m भी इसी पे है, तो टोटल भार कितना हो गया 7m। और साथ में ग्रेविटी भी तो लगाएंगे क्योंकि वेट है ना, वेट की वजह से ही तो फोर्स है। और दूसरा कौन है, कॉपर, कॉपर पे कितना फोर्स लग रहा है, कॉपर पे सिर्फ ये वाला फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया 5mg। तो फोर्स भी मिल गया हमें, यंग्स मॉडुलस भी मिल गया, लेंथ भी मिल गई। डायमीटर का क्या करेंगे, डायमीटर का देखो एरिया का रेशियो निकालने में ये डायमीटर काम आता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं हमें डेल्टा एल का रेशियो चाहिए, डेल्टा एल, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल का फॉर्मूला वो होता है F इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई, ठीक है, याद रख लेना। ये हमने कुछ नहीं किया इसमें, खास नहीं किया। y के फॉर्मूले में डेल्टा एल नीचे आता है, y सामने होता है, डेल्टा एल यहाँ पे होता है। हमने क्या किया, हमने वो इंटरचेंज कर दिए, डेल्टा एल ऊपर चला गया और y नीचे आ गया, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच गए। हमें निकालना क्या, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है डेल्टा एल जो है, पहले कौन आएगा, स्टील डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ऑफ कॉपर, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा। इसके लिए आप क्या करोगे, फोर्स का रेशियो देखोगे सेम ऑर्डर में, क्योंकि फोर्स ऊपर है, यंग्स मॉडुलस का रेशियो ले लोगे सेम ऑर्डर में क्योंकि वो ऊपर है, और एरिया क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो एरिया का रेशियो ले लोगे अपॉन में, उल्टा ले लोगे, सी अपॉन एस हो जाएगा। और ऊपर लेंथ दी, यंग्स मॉडुलस नहीं था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसे हम इरेज कर देते हैं, दोबारा से लिख देंगे। तो यहाँ पे लेंथ का रेशियो सेम और एरिया का रेशियो उल्टा और यंग्स मॉडुलस का रेशियो भी उल्टा, ठीक हो गया। बस वैल्यूज पुट कर दो, स्टील पे फोर्स कितना 7mg, कॉपर पे कितना 5mg, ठीक है। लेंथ दोनों की कितनी, लेंथ दोनों की Q, रेशियो है Q। एरिया दोनों का कितना, एरिया, अब एरिया का रेशियो तो दिया नहीं हुआ हमें, हमें लेकिन डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है। और सिंस यहाँ देखो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर विच इज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो एरिया का रेशियो का मतलब है, ध्यान से देखना, एरिया के दो रेशियोज का मतलब है उनके डायमीटर्स के रेशियो का स्क्वायर, ठीक है, उनके डायमीटर्स का रेशियो का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AC अपॉन AS यानी कि DC अपॉन DS का स्क्वायर, DC अपॉन, मैं लिख देता हूं DC अपॉन DS का स्क्वायर। अब DC अपॉन DS कितना है, हमें तो पता है DS अपॉन DC, यहाँ तो उल्टा दे दिया, तो वो कितना है उसको भी पुट कर देते हैं, दैट इज बेसिकली 1/P, ठीक है, 1/P। और लास्ट टाइम बच गई यंग्स मॉडुलस का रेशियो, कॉपर बटा स्टील, और स्टील बटा कॉपर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/S, mg से mg कट जाएगा, तो ये कितना बच गया, ये बच गया 7Q अपॉन 5
p square s, 7 cube upon 5 p square s. So it must be option B. Option B should be the correct answer. सिंपल है, हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। ऐसे ही हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखिए बेसिकली आपको क्या आता है, यंग मॉडुलस है, उसमें फोर्स दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ दिया हुआ है, लेंथ है और एरिया है। इन पांच में से कोई चार वेरिएबल आपको दिए होंगे, एक पूछा गया होगा, या तीन दिए होंगे डायरेक्टली, दो निकालने होंगे, एक को इनडायरेक्टली निकाल लोगे और एक को उससे फॉर्मूला पुट करके निकाल लोगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कुछ टेक्निकल या टफ नहीं आता इसमें, ठीक है। तो ट्राई करते हैं एक बार और, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यंग मॉडुलस पे ये भी, इसके बाद हम बल्क मॉडुलस की तरफ चलेंगे। ओके, सो फॉलोइंग फोर वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल मतलब वायर 1 का यंग मॉडुलस इज इक्वल टू वायर 2 का यंग मॉडुलस इज इक्वल टू वायर 3 और वायर 4। सभी के यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर है क्योंकि मटेरियल सेम है। नेक्स्ट है, which of these will have the largest extension? largest extension means डेल्टा L पूछा है, किसका सबसे ज्यादा होगा। when the same tension is applied, same tension is applied means फोर्स दोनों पे, चारों पे सेम है, ठीक है। तो ये पूछा गया है, मुश्किल काम नहीं है। डेल्टा एल का फॉर्मूला लिख लो। डेल्टा एल का फॉर्मूला हमने पहले लिखा था ना, कितना होता है, एफ एल अपॉन ए वाई, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि सभी पे फोर्स बराबर है, सभी पे वाई बराबर है, तो आप सीधा सीधा लिखो दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो चेंज इन लेंथ है ना, चेंज इन लेंथ, दिस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। और यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो हम एरिया की जगह लिख देते हैं डी स्क्वायर। तो जिसका L अपॉन डी स्क्वायर ज्यादा होगा उसमें एक्सटेंशन ज्यादा होगी, जिसका ये कम होगा उसकी ये कम होगी। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, डेल्टा L1 निकालते हैं हम, कितना है, सम कांस्टेंट, कांस्टेंट है लेट्स से k, बाकी जो बचा L बटा डी स्क्वायर, तो L कितना है 200 सेंटीमीटर, को मैं 2 मीटर लिख देता हूँ, 2 मीटर ऐसा यूनिट्स हो गई। और डायमीटर जो है 2 मिलीमीटर, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, 2 मिलीमीटर मीन्स 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 का स्क्वायर। इसे आप निकाल लो कितना आएगा। ऐसे ही डेल्टा एल 2 निकाल लेना, लेंथ पुट कर देना और डायमीटर पुट कर देना। ऐसे ही डेल्टा एल 3 निकाल लेना, ऐसे ही डेल्टा एल 4 निकाल लेना। जब चारों निकल जाएंगे, आप देखना उनमें से सबसे कौन सा पूछा है, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है वो चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी सी, सी आएगा इसका आंसर। क्रॉस चेक कर लेना, कुछ दिक्कत हो मुझे डाउट में भेज देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V इज ड्रॉन इनटू द वायर ऑफ लेंथ L। वॉल्यूम V है, लेंथ L है, ठीक है। वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स F लगा दी, एक्सटेंशन प्रोड्यूसेस डेल्टा L, डेल्टा L, which of the following graphs is a straight line। अब आपको ये पूछा डेल्टा L का ग्राफ, डेल्टा L वर्सेस L ग्राफ पूछा है, L के साथ कैसा ग्राफ बनेगा इसका, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल है, डेल्टा L देखो क्या होता है, डेल्टा L होता है F L A और Y, ठीक है। अब y से तो कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए, y इज अ कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तो छोड़ देते हैं। फोर्स आपको दे दिया, फिक्स है, कांस्टेंट फोर्स है, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो बचा प्रोपोर्शनैलिटी किस पे, L अपॉन A पे। अब ध्यान रखना, हमें पता है कि जब लेंथ बढ़ाते हैं तो एरिया कम हो जाता है ना। तो आप इसे एरिया को एरिया मत लिखो, आप लिखो सिंस वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ इंप्लाइज एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एल, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन एल। तो अब वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट दिया हुआ है तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो कोई चक्कर नहीं है,
बस कहानी खत्म. So this will be delta L will be proportional to or equal to L upon V upon L, which is this. So implies delta L is proportional to L square. और जब कोई चीज किसी पे प्रोपोर्शनल हो तो अगर आप उन दोनों का ग्राफ बनाओ, यहाँ पे आप रखो डेल्टा, यहाँ पे आप रखो L स्क्वायर, यहाँ पे आप रखो डेल्टा L, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो डेल्टा L वर्सेस L स्क्वायर विल बी ए स्ट्रेट लाइन. ये बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा. चलो नेक्स्ट करते हैं. तो यंग मॉडल्स के हमारे इतने क्वेश्चन थे, हो गए. मेन हमने मेजर टाइप्स कवर कर लिए हैं. जो और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी और भी होंगे वो अगली क्लास में करेंगे. इस क्लास में फिलहाल मेन क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चंस हमने कवर करने थे वो हो गए हैं. बल्क मॉडल्स भी देख लेते हैं, क्या करना है बल्क मॉडल्स का. बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी में देखो, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का बल्क मॉडल्स दिया हुआ है B, right? Bulk modulus, which is defined as, bulk modulus is defined as normal stress, perpendicular लगाते हैं सारी डायरेक्शन में, divided by volumetric strain. इसे आपको मालूम है, इसे नॉर्मल स्ट्रेस को हम यहाँ पे P लेते हैं, इस केस में प्रेशर लेते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेते हैं. नेगेटिव साइन पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज करता होता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है. वी हैव डिस्कस्ड इट इन थ्योरी क्लास, लेकिन अभी जरूरत नहीं है लेने की, तो मैं ले नहीं रहा हूँ. ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं आगे. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है P बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू P V बाय डेल्टा V, राइट. P V बाय डेल्टा V, ये फॉर्मूला है, सिंपल है ना. पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस. तो डेल्टा V अगर और V बाय V पूछा होता, मैं लिख देता हूँ, डेल्टा V ऊपर ले जाओ, V नीचे ले जाओ, यानी कि ये वाली सारी टर्म दूसरी तरफ ले जाओ, इट विल बी व्हाट, P अपॉन V. अगर वॉल्यूम में पूछा होता फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम, हमारा काम हो गया था, दिस वाज आवर आंसर, राइट. लेकिन वॉल्यूम में नहीं पूछा, किस में पूछा है, रेडियस में पूछा है. तो पहले वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब. अब डेरिवेटिव की बात हमने करी हुई है, डेरिवेटिव हमें पता है कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ले लो, मतलब स्मॉल चेंज इन v ले लो, वो कितना होता है 4/3 पाई सेम रहेगा, आर क्यूब का 3r² डेल्टा r आ जाएगा, सिमिलर टू डेरिवेटिव, राइट. 3 से 3 कट जाएगा, सो इट विल बी 4 पाई r² डेल्टा r. ठीक हो गया. अब डिवाइड कर दो, इस तरफ डिवाइड करके लिखते हैं. सो व्हाट विल बी डेल्टा v बाय v, it will be delta v is 4 pi r² delta r divided by 4/3 pi r cube, that's it. काट दो जो करता है, ठीक लिखा ना मैंने, यस ठीक लिखा. 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, r² से यहाँ r क्यूब कट जाएगा, एक r², एक r बचेगा, एक ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, दिस बिकम्स डेल्टा 3 ऊपर गया और डेल्टा r अपॉन r, क्योंकि नीचे r क्यूब था ना, एक r बच गया, और डेल्टा v बाई v था किसके इक्वल, इक्वेशन 1 से p बाई b के, तो इसे पुट कर दो p बाई b. And now we got our result. What is the result? क्या पूछा था, डेल्टा r बाई r comes out to be p upon 3p, p upon
3b, so ऑप्शन सी seems to be correct. ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। बल्क मॉडुलस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी मेरा जी नहीं भरा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई होप आपको याद होगा। मैं फिर से लिख देता हूँ, B इज इक्वल टू पी वी बाय डेल्टा वी। ठीक है, ये है। तो देखो क्वेश्चन अगला, द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 2700 मीटर। डेप्थ दे दी, ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है डेप्थ। ओशियन में डेप्थ दे दी 2700 मीटर। ओके, the compressibility of water is, compressibility let us write it with K, 45.4 into 10 raised to the power minus 11 पास्कल इनवर्स। आपको बताया हुआ मैंने, हमने पढ़ा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है। कंप्रेसिबिलिटी इज 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। तो अगर उन्होंने K दे दिया, इट मींस आपको B दे दिया। ठीक है, तो B की वैल्यू मिल गई हमें 1 अपॉन दिस फैक्टर। ओके, आगे देखो, आगे डेंसिटी ऑफ वाटर इज, तो ये डेप्थ था, मैं डेंसिटी को लिखता हूं रो से, रो ऑफ वाटर इज गिवन टू बी 10 raised to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, हो गया। अगला पूछा गया है, व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। तो सिंपल ही है, कंप्रेशन, फ्रैक्शनल कंप्रेशन मीन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, डेल्टा वी बाई वी कितना आ जाएगा, डेल्टा वी बाई वी यहां से देखोगे तो पी अपॉन बी आ जाएगा, पी अपॉन बी, राइट, पी अपॉन बी आ गया। अब 1 अपॉन बी कितना है, 1 अपॉन बी इज के, सो दिस इज बेसिकली प्रेशर इनटू के। ठीक हो गया, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, ये वाली कैलकुलेशन भी बच गई, है ना। ओके, प्रेशर इनटू के आ गया। अब प्रेशर कितना है, यही क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे प्रेशर का, छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो। प्रेशर इज एच रो जी, मैं एच को डेप्थ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं रो जी डी लिख देता हूँ। डी डी प्रेजेंट द डेप्थ, डेप्थ ऑफ द ओशियन। डेप्थ दी हुई है ना, डेंसिटी दी हुई है, दिस वन। जी आप मान लो 10, तो मान लेते हैं डेंसिटी है 10 raised to the power 3, जी को मान लेते हैं हम 10, और डेप्थ दी हुई है 2700, यानी कि ये हो गया 27 इंटू 10 raised to the power 6, और अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दो 45.4 into 10 raised to the power minus 11 से। when you will multiply these two things you will get your answer. So it is basically 27 into 45.4। चलो कैलकुलेशन आपने करनी है, सिंपल है, ये 10 पावर 6 इंटू 10 पावर माइनस 11, ये तो मिलके 10 पावर माइनस 5 हो जाएंगे। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, उसे 10 पावर 5 से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर, एंड दिस इज ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल था, हो गया यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने दिया है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको याद हो स्ट्रेन एनर्जी भी बोलते हैं इसे, हमने आर्टिकल किया था वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, वायर उसी में था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी कितना फॉर्मूला आता था वर्क का, इसका फॉर्मूला आता था हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मींस चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, जितना डिस्प्लेस करना हो उसे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग वायर, ये वायर होगी, लॉन्ग वायर होगी, कितनी लेंथ ले लें इसकी, l ले लेते हैं। ओके, मास कितना लेना है
m लेना है, m मास यहाँ पे है, लेंथ ऑफ वायर कितनी बन गई, लेंथ ऑफ वायर बन गई l प्लस एल, एल प्लस एल बन गई, लेंथ चेंज हो गई और इतनी बन गई। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो सिंपल ही तो है, क्या दिक्कत है, बड़ा सिंपल है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो हाफ को तो हाफ रहने दो। फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, मास mg, मास m की वजह से, तो ये हो गया mg। और लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना है, चेंज इन लेंथ है l तो पहले से ही था ही, और l प्लस एल बाद में हुई है, l पहले से थी, l से l कट गया तो चेंज इन लेंथ तो असल में स्मॉल l ही है ना, सो दिस इज हाफ mgl, हाफ mgl इज ऑप्शन डी। खत्म हुई कहानी, सिंपल सा क्वेश्चन था। चल नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने पढ़ा था, ऐसे बनाया था ना, यहाँ पे एक तरफ स्ट्रेन था, एक तरफ हमने जो है वो स्ट्रेस ले लिया था, मतलब हमने नहीं लिया था लेकिन कंसीडर कर किया था, हमने स्ट्रेस लेते हैं, हम कूल रहते हैं। तो यहाँ से फिर आपने देखा था पहले हुक स्लो वाली प्रोपोर्शनल लिमिट आती है, फिर थोड़ा सा इलास्टिक लिमिट आती है, उसके बाद एक यील्ड पॉइंट आ जाता है, उसके बाद वो ऊपर बढ़ के फिर नीचे आ जाता है, यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाता है, यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था, पीईए और एबीसीडी सब पॉइंट्स मान लिए थे। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया, बोला गया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स आर ड्रॉन फॉर टू डिफरेंट materials x and y। दो मटेरियल्स है, वन इज x, अनदर इज y। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, यानी कि यहाँ पे ये मान लो ये स्ट्रेंथ पॉइंट है, बस इसके बाद उसने टूटना ही टूटना है, कंफर्म है। एंड द फ्रैक्चर पॉइंट, इस ब्रेकिंग पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट भी बोल देते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों जो है पॉइंट हमने बना लिए, ये जो है आर वेरी क्लोज टू ईच अदर फॉर मटेरियल एक्स। मटेरियल एक्स के लिए, मटेरियल एक्स के लिए दीज आर वेरी क्लोज, राइट। और जो मटेरियल वाई है उसके लिए क्या है, फार अपार्ट। फार अपार्ट मीन इसके लिए ये दोनों पॉइंट्स दूर दूर है, इसके लिए ये दोनों पॉइंट्स दूर दूर हैं। ठीक हो गया, आपको बताना है कि ये दोनों मटेरियल कैसे हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट में ही हमने पढ़ लिया था कि जब प्लास्टिक रिंग बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, जब उसे खींच खींच के तारे बनाई जा सकती हो, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, डक्टाइल प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। और अगर वो जल्दी टूट जाए, यानी कि ये वाली रेंज, यहाँ वाली रेंज कम हो, स्मॉल हो, तो वो जल्दी टूट जाएगा, वो जैसे ही इस रेंज से बाहर निकलेगा टूट जाएगा, तो तब उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ब्रिटल। तो यानी कि x जो है वो ब्रिटल टाइप है और y जो है वो डक्टाइल टाइप है, तो दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस। ठीक है, करेक्ट आंसर। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थर्ड टाइप का जो मॉडुलस था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उस पे बात और कर लेते हैं, उस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज के समाचार समाप्त करेंगे, आज की कहानी यही खत्म करेंगे। मेन मेन क्वेश्चन हमने सारे कवर कर लिए हैं, एक और इसकी और एग्जांपल देख लेते हैं। सो देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, अ क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर। आपको पता है शीयरिंग स्ट्रेन लगाते हैं हम, उसमें क्या लेते हैं, एक क्यूबॉइड ले लेते हैं या क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा सा हमने कोई क्यूबॉइड या क्यूब, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब मान लेंगे, है ना, ये हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, पैरेलल फोर्स लगाते हैं, टेंजेंशियल फोर्स या पैरेलल फोर्स बोल दो, उससे ये क्या होता है, थोड़ा सा आगे खिसक जाता है ना, इसकी शेप थोड़ी सी चेंज होके थोड़ा सा ये आगे खिसक जाता है, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। और हमने ये भी देखा था स्मॉल एंगल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि स्ट्रेन जो है वो थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, बस इतनी बात पता है तो काफी कुछ पता है फिर। तो क्या क्या दिया हुआ है, साइड 4 सेंटीमीटर थी तो लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर थी, सब्जेक्टेड टू ए टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, उससे क्या हुआ, द टॉप फेस
ऊपर वाला फेस जो है वो शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा शेयर्ड हो गया, थोड़ा सा शेयर्ड। कितना शेयर्ड? डेल्टा एल कितना है? 0.012 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना होता है? आपको थीटा एंगल स्ट्रेन निकालना है। थीटा निकाल लो। कैसे निकालोगे? स्ट्रेन, सबसे पहले शेयरिंग, आपको सबसे पहला काम है शेयरिंग स्ट्रेन निकालना है। वो कितना आएगा? वो आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ऐसे ले लो, ये लेंथ नहीं है रजित, ध्यान रखना, लेंथ नहीं है ये साइड में एंगल से चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है। तो मैं इसे डेल्टा एल लिखता ही नहीं, मैं इसे ऐसा करता हूँ डेल्टा एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बाकी बस 0.012 पुट कर दो, इसे 4 पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, शीयरिंग स्ट्रेन निकल जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? दूसरे पार्ट में आपको क्या पूछा गया है? दूसरे पार्ट में आपको पूछा गया शीयरिंग स्ट्रेस बता दो। शीयरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस आपको पता है क्या होता है? स्ट्रेस इज बेसिकली, पता ही है ये तो, स्ट्रेस तो एक ऐसा वर्ड है जिससे सारे सारे वाकिफ है ना? ओके, तो स्ट्रेस हम वैसे तो निकाल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन हम कहां से निकालेंगे? हम निकालेंगे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेस? टेंजेंशियल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेन? शीयरिंग स्ट्रेन। दोनों का रेशियो लोगे तो कितना आएगा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2.08 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इसे डिवाइड करके भी देख लें, डिवाइड करके इसे आ जाएगा 0.03 आ जाता है ना, ये 0.0 सेम रहेगा, 4 12/4 3 आ गया, तो ये आ गया। तो ये हमारे पास ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करोगे? स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा इज स्ट्रेन, दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई दिस विद 0.03 दिस, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा हमारा आंसर? इसमें सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इसे 0.03 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हम 2.08 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बी 6.24 और जीरोस ले लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 10⁸8 आ जाएगा। ठीक हो गया? ओके, आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो है बस ठीक है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? स्ट्रेस इनटू एरिया कर देंगे, है ना? और एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं, बॉटम की सारी साइड्स दी हुई हैं, बॉटम फेस सारी साइड्स दी हुई है क्यूब की, एरिया तो निकाल सकते हैं। क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है टोटल वॉल्यूम, और अगर लेंथ इनटू ब्रेड्थ ले लोगे तो सिर्फ आ जाएगा एरिया। और लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्यों लोगे? तीनों लेंथ बराबर है, वो हो गया एल स्क्वायर, कितनी है? 4 सेंटीमीटर, तो ये 16 हो जाएगा। सो एरिया इज 16, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका शेयरिंग फोर्स आ जाएगा। ठीक है, चल हो गया काम खत्म, यहां तक हमारा हो गया, मेन मेन क्वेश्चन हो गए हैं। आज के कहानी, आज के समाचार समाप्त हुए। यहाँ तक पढ़ के आना बेटा, कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कोई डाउट हो मेरे को बता देना, हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चल अगली में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप ऑन स्टडी, कीप एंजॉयिंग, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो और डाउट्स पूछते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगली क्लास में